हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग यूपी ट्वेल्थ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके 50वें चरण में, मतलब हमने 50 कंप्लीट कर ली। जिसने भी पहले दिन से लेकर के 50वें दिन क्लास की है, विश्वास मानिए उसका यूपी ट्वेल्थ पीटी में लगभग अगर 40 प्रश्न आएंगे तो लगभग 12-13 प्रश्न हमारे इसी वीडियो से आ जाएंगे, एकदम विश्वास मानिएगा। रही बात उसकी, तो अभी हम मैराथन लेकर के इसकी आने वाले हैं। 15 तारीख के बाद इसकी जो जितने भी कठिन प्रश्न यूपी ट्वेल्थ ने पूछ रखे हैं सारे के सारे एक साथ आपको कराएंगे। उसके लिए बेफिक्र रहिए। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों जो क्वेश्चन उनका सारे आप लेकर के आएंगे। 1-2-2.5 घंटे 3 घंटे क्लास होने वाली है आपकी। केवल प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेंगे। एक क्लास बहुत जल्द होने वाली है। एक क्लास का 2-3 क्लास रहेगी जो है इस पे करंट अफेयर की डेली आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। डेली डोज 10 प्रश्न 15 कोई प्रश्न का रहेगा, डेली शुरू हो जाएगा। और ये जो है कि आप खुद तय करिएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही एकमात्र निवेदन कि आप प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं भैया। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ये पूछा है। ऑप्शन ए आपका ग्राम पंचायत, ऑप्शन ए है आपका बी है ग्राम सभा, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत, ऑप्शन डी है ग्राम सहकारी संस्था। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था इसका? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, जब ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इसी के द्वारा दर्जा तो 1992 के द्वारा दिया गया, लागू हुआ पंचायती राज कब? तो पंचायती राज अगर आपसे पूछेगा तो लागू कब हुआ? पंचायती राज का लागू होने की तिथि तो ये थी आपकी 24 अप्रैल। और इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, इस जो ये अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, इसमें जो पंचायती राज का वर्गीकरण है ये 3 स्तर पर किया गया था। पहला क्या था? पहला था ग्राम पंचायत। पहला था ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर जो था वो आपका था पंचायत समिति। क्या था? पंचायत समिति था। ठीक है, पंचायत समिति था। और जो तीसरा स्तर था वो था आपका जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा था आपका जिला परिषद, मतलब जिले से जो संबंधित था। ठीक है, जिला परिषद था। इतनी बात क्लियर है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत लिखा हुआ, ग्राम सभा लिखा हुआ, न्याय पंचायत, ये तीनों ही जो है पंचायती राज संस्था के अंग है। क्योंकि ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज का अंग नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है आपका, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार होते हैं, कानून मंत्री होता है, या महान्यायवादी होता है? बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? जैसे 2 चीजें यहाँ पे होती हैं। एक होती है भारत सरकार और एक होती है राज्य सरकार। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ठीक है अगर आपसे ये पूछे मुख्य विधि अधिकारी, दोनों की बात हो रही है, मुख्य विधि अधिकारी की हम बात करें, ठीक है, मुख्य विधि अधिकारी की बात करेंगे, तो अगर हम राज्य सरकार की बात करते हैं या भारत सरकार, अलग अलग बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसकी केंद्र सरकार की, तो महान्यायवादी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अनुच्छेद 76 पढ़ेंगे। उसमें कोई किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है? महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो है 165-66 में आपको देखने को मिल जाएगा महाधिवक्ता। क्या? महाधिवक्ता देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राज्य का सबसे उच्च जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। और केंद्र की बात करें तो महान्यायवादी होता है। पूछा हमसे क्या गया? भारत सरकार पूछा गया, मतलब केंद्र की बात की गई है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया तीसरा प्रश्न? इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये आपको बताना है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया था, महात्मा गांधी दिए थे, हसरत मोहानी दिए थे, या भगत सिंह दिए थे? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो जो आज़ाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इंकलाब
जिंदाबाद, इसका जो नारा है वो बेसिकली मोहम्मद इकबाल की पुस्तक, किसकी पुस्तक, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का क्या नाम था, बंग दर्रा, क्या, बंग ए दर्रा, है ना, बंग दर्रा की बात कर रहे हैं। इसमें जो है, इसमें इन्होंने जो है इकबाल साहब ने इसका इंकलाब जिंदाबाद का जिक्र किया था, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का जिक्र किया था। और इस जिक्र को सबसे पिक पॉइंट पर सबसे ज़्यादा जो चर्चित किया वो किया भगत सिंह ने। किसने किया, भगत सिंह ने किया। इसलिए इसमें ऑप्शन डी जो दिया भगत सिंह वो राइट हो जाएगा, ठीक है। हसरत मोहानी ने कांग्रेस में सबसे पहली दफ़ा 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, करो या मरो, करो या मरो, ठीक है, इन्होंने नारा दिया था, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भी सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है, 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर या 191 किलोमीटर, बताइए क्या होगा इसमें। देखिए सामान्य पृथ्वी से जो सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह से निर्मित होने वाले काल्पनिक क्षैतिज वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। ये अक्षांश, जैसे यहाँ से ये अक्षांश होता है, ठीक है, और ये होता है देशांतर, ठीक है। तो 0 अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक डिग्री पर एक अक्षांश निर्मित होता है तथा उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश निर्मित होते हैं। इस प्रकार अक्षांशों की कुल संख्या जो है ये 90 करीब 181 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 181 अक्षांश हो जाते हैं। दो अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी जो होती है, जो एक अक्षांश इसके बीच में न्यूनतम दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अक्षांशों की लंबाई विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण जाने पर घटती रहती है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 111 किलोमीटर, जो एक अक्षांश डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। क्या भैया 5वां नंबर, निम्न में से किस प्रदेश की औसत आयु, इसको मध्य या इसी को बोलते हैं क्या, औसत आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसी को औसत आयु भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी न्यूनतम है, राजस्थान की, केरल की, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसके मतलब ये चीज़ें होती हैं, जैसे हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेटस रिपोर्ट जो जारी करता है वो जारी करता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, मतलब उसको बोलते हैं ICMR ही जो है वो हेल्थ ऑफ नेशंस स्टेटस रिपोर्ट शेयर करता है। इसके अनुसार जो केरल के लोग हैं, जो केरल के लोग हैं उनकी औसत आयु सबसे अधिक करीब कितनी, 76.25 वर्ष है। केरल में महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों की तुलना में 5 वर्ष अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश की औसत आयु जो है उत्तर प्रदेश की वो करीब 65% है, ठीक है। तो इसमें न्यूनतम की अगर हम बात करें, जैसे आपका हिसाब इसमें उत्तर प्रदेश कितना है ना, राजस्थान कितना है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें अगर न्यूनतम आपसे पूछे तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे हाईएस्ट किसका होता है, केरल का होता है, ठीक, बात क्लियर है। 76 जो होता है ये केरल का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्या भैया, 6वां नंबर है आपका, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान कौन सा है, 4था स्थान है, 7वां स्थान है, 9वां स्थान है या 10वां स्थान है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भारत का जो स्थान है अभी वर्तमान में, इसका चूंकि स्थान बदलता रहता है, तो इसे अभी जो हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो इस आधार पर जो है इसका स्थान जो है वो 7वां है, ठीक है। अभी इसके स्थान पे हो सकता है कल जो है 5वां हो जाए, कल जो 6वां हो जाए, तो वो अलग मुद्दा रहेगा। अभी तक चूंकि इसका डेटा बदलता रहता है, ठीक है, इसका डेटा जो है वो बदलता रहता है, बात क्लियर है। वर्तमान भारत में करीब 37-38 स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, तो ये सारे के सारे जो है लगभग आते हैं। एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है, ये एशिया यहीं पूछ लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो ये लगभग 7वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां क्या भैया, मानव शरीर में रक्त आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है,
77%, 7%, 21% या 14%? बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हम इसकी बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, पहले इसका जो रक्त का आयतन होता है, तो रक्त के आयतन में जो इसे कोई वयस्क व्यक्ति है, कोई भी वयस्क व्यक्ति है, तो उसमें आप कहेंगे कि भैया कितना खून होना चाहिए, तो 5 से 6 लीटर इसमें खून होना चाहिए, ठीक है, रुधिर होना चाहिए। जो शरीर, जैसे शरीर हमारा 80 किलो का है और ये हो गया, तो करीब इसमें जो है 7 से 8% जो है तथा पूरे जो रक्त का जो आयतन है उसका 1/13वां भाग जो है होता है, ठीक है। रुधिराणु में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग जो है लाल हो जाता है। और रुधिर कुछ क्षारीय, इसका मान लीजिए आपसे कुछ कहते हैं कि भैया रुधिर क्या होते हैं, पीएच होते हैं। कभी खून बहे तो आप जब चाटते हैं तो देखिए ये दिखाता है 6 पॉइंट कुछ समथिंग दिखाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो क्षारीय 7.4, तो इसका ही 7.3 to 7.5 इसका शो होता है कभी कभी। और ये क्या हो जाता है, ये अम्लीय नहीं होता, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। बात क्लियर है। तो इसमें देख लीजिए आप राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। 8वां क्या है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? देखिए अगर हम इसकी बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। जन गण मन जो है, इसके लेखक कौन है? अगर आपसे लेखक पूछ दे तो भैया इसके लेखक जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं, ठीक है। किस भाषा में लिखा था? तो ये जो भाषा थी वो बांग्ला थी। बहुत अच्छी भाषा होती है बांग्ला, ठीक है। इसमें इसको संगीतज्ञ किए थे। हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो है ये 24 जनवरी को अपनाया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 नहीं, 35 में सारी चीज़ें हुई थी। बात करते हैं अगर अपनाने की, तो भैया ये राष्ट्रगान के रूप में कब बनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये राष्ट्रगान के रूप में, किस रूप में? राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था। तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। हमसे का पूछा सर्वप्रथम कब बनाया गया था? सर्वप्रथम कब अपनाया गया था और अपनाया गया, ये दो अलग अलग प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हिंदी संस्करण जो प्रकाशित हुआ तो वो तो जो है 24 जनवरी 1950 को प्रकाशित हुआ था, मतलब अपनाया भी गया था। लेकिन इस गीत को सबसे पहले कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। बात क्लियर है। अब हुआ ये कि जैसे आगे चल करके इस गीत का जो प्रकाशन हुआ, जो आपका जनगण मन अधिनायक है, इस गीत का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ आपके तत्वबोधिनी पत्रिका में। किसमें हुआ था? तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। और यह तत्वबोधिनी जो पत्रिका है यह है करीब 1912 में निकली थी। कब निकली थी? 1912 में निकली थी। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इसको ये बताया गया था कि जब इसके गायन की जो अवधि है वो करीब 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर संक्षिप्त रूप प्रथम व अंतिम पंक्ति को 20 सेकंड में गाया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न था राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो ये भैया अपनाया गया था 27 दिसंबर। कब गाया गया था? तो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, अपनाया गया था 24 मार्च 1950 को। बात क्लियर है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें जो आज़ाद हुए थे वो हुए थे आपके ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये जो गिरफ्तारी की बात है, अगर इसकी जैसे कोई इसका अपमान करता है तो गिरफ्तारी की बात हो जाती है। गिरफ्तारी की बात कब होती है? जैसे आपने पता लगा जैसे जनगण मन गा रहा है तो इसमें आपको खड़ा होना है राष्ट्रगान के लिए, तो अब नहीं आप खड़े हो रहे हैं, तो पहली बात तो आपने जो आपका कर्तव्य है उसका उल्लंघन आपने किया। दूसरे, अगर वहाँ पे जैसे कुछ होता जाता है तो उसमें गलती आपकी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें हम सभी को क्या करना है? मिलकर पार्टिसिपेट करना। बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को पहली दफ़ा क्या हुआ था? गाया गया था, ठीक है। चलिए 9 नंबर चलते हैं। क्या भैया 9 नंबर पे? 9 नंबर पे है आपका भारत का विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? पहला,
दूसरा, चौथा या सातवां। देखिए हम जो है अगर इस पर डिस्कस करें तो जो हमारा स्थान है वो छठवां स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, सॉरी सातवां स्थान है। अगर देखिए 6 बड़े इससे राज्य कौन कौन से हैं, जैसे सबसे बड़ा रूस है, ठीक, फिर कनाडा, उसके बाद आता है आपका चीन, उसके बाद आपका आता है अमेरिका, ठीक है। उसके अमेरिका के बाद जो है ब्राज़ील आता है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील आ गया। ब्राज़ील के बाद जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। बात क्लियर है। तो ये आपका पहला नंबर पर रूस हो गया, दूसरे पे कनाडा हो गया, तीसरे पे चीन हो गया, चौथे पे आपका जो है अमेरिका हो गया, पांचवें में ब्राज़ील हो गया, छठवें पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सातवां नंबर जो है वो अपने किसका है, सातवां नंबर अपने भारत का है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न करते हैं। क्या भैया 10वां प्रश्न? 10वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। पहले आप जो है देखिए बात कर लेते हैं कब समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपको ऑप्शन दिया गया 28 जुलाई 1914 में, ठीक। उसके बाद आपको 16 दिसंबर 1915, 16 जनवरी 11 नवंबर 1918, 16 जनवरी अप्रैल 1925, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया देखिए 12 अप्रैल 11 नवंबर ये सारी चीज़ प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए हुआ ये था कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ था? तो भैया ये शुरू हुआ था आपका 28 जुलाई 1914 से। कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। अब ये होते जब ये करीब 3-4 साल तक चला था, ये युद्ध जो है ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में था। किसके बीच में था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में था, ठीक। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के बीच में था। इसका जो समापन हुआ वो हुआ आपका 11 नवंबर 1918 को। कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ, इसका समापन हो गया। बस क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम विश्व कब समाप्त हुआ, तो वो समाप्त हुआ आपका 11 नवंबर 1918 को। बात क्लियर। 14 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व चला ही था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 11 नंबर 11 नंबर आपका है प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 11.5 मीटर। उसके बाद जो है आपका 17 मीटर, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 37 मीटर। बताओ ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितनी न्यूनतम कितनी दूरी चाहिए? ये आपकी होनी चाहिए करीब 17 मीटर, ठीक है। ये दूरी करीब 17 मीटर से, जो किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुनने के लिए, किसी व्यक्ति को देखने के लिए, तो इतनी मिनिमम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या भैया? 12 नंबर आपका है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको मिला हुआ है 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, और उसके बाद जो है ऑप्शन डी जो 14 सितंबर। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विश्व साक्षरता दिवस की, तो 17 नवंबर 1964 को। कब? 17 नवंबर 1964 को, 17 नवंबर 1964 को जो है पहली दफ़ा, ठीक है, पहली दफ़ा यूनेस्को ने 8 सितंबर को 1964 में जो है पहली दफ़ा साक्षरता दिवस मनाया, ठीक है। बीजेपी में उस टाइम नहीं थे शायद, ठीक। तो पहली दफ़ा जो है ये हुआ था। फिर यूनेस्को, मतलब ये है कि जैसे बीजेपी या कांग्रेस जैसे जब भी होता है तो ये कुछ दिवस को प्रमोट करती हैं। जैसे हम लोग जो है कुछ दिवस ऐसे मनाते हैं, जैसे मोदी जी के सहयोग से भी हुआ था आपका 21 जून, जो विश्व योग दिवस हम लोग मनाते हैं। तो मतलब मोदी जी के सहयोग से हुआ है, तो उन्होंने विश्व स्तर पर सारी चीज़ें रखी, तो उसके बाद हम लोग तब से मनाना शुरू कर दिए, है ना। इसी क्रम में विश्व साक्षरता दिवस जो 1964 से मनाया जा रहा है। करीब जो है यूनेस्को ने इसको जो है पहली दफ़ा वो किया था, प्रमोट करने का प्रयास किया था। लेकिन
जो मनाने की प्रक्रिया है वो 1966 से प्रत्येक राष्ट्र ने शुरू कर दी थी। ठीक है, दरअसल यह दिवस जो है ये व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक साक्षरता के लिए जाना जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। तो इसका राइट आंसर तो आपका जो है पहले ही है, ऑप्शन बी 8 सितंबर। लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि चारों ऑप्शन में गौर, जैसे 5 सितंबर है तो 5 सितंबर जो है ये आपका जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे 5 सितंबर और 5 अक्टूबर 2 तारीख हैं, 5 अक्टूबर, तो भैया 5 अक्टूबर है तो विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 अक्टूबर की बात करें, 5 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 8 सितंबर को आपका ये है ही है। उसके बाद बात करते हैं कब, 14 सितंबर की, क्योंकि बात कर लें 14 सितंबर क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। क्या है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर की बात कर लें भैया तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? तो इसमें साक्षरता दिवस पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, अगला है आपका भारत सरकार द्वारा दिए जाने तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी आपका आ गया भारत रत्न। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो भारत सरकार द्वारा दिया जाना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो आपका 1 नंबर पे आता है भारत रत्न हो। ठीक है, इसके बाद नागरिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो होता है पद्म पुरस्कार। क्या होता है? पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार होता है। ठीक है, दूसरे नंबर का। उसके बाद बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आता है। बात क्लियर है? पद्म विभूषण आता है। ठीक, उसके बाद पद्मश्री आता है, उसके बाद क्या आता है, पद्मश्री आता है। ठीक है, पद्मश्री जो है सबसे लास्ट में दिया जाता है। ठीक, जिसे पूछा है तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार, तो भैया तीसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है आपका पद्म भूषण। ठीक है, पद्म, चूंकि पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आ गया, तीसरे नंबर पे 4 नंबर वाला जो है ये सब अपना, ये भी जिसे आज पूछे आपसे 4 नंबर वाले कौन सा है। ठीक है, तो आपका पद्मश्री हो जाएगा, ये वाला 4 नंबर पे आ जाएगा भैया। ठीक है, तो ये दिया जाने वाला सारा पुरस्कार है और सबसे सर्वोच्च तो आपका भारत रत्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होती है। ऑप्शन ए 78 से 79%, ऑप्शन बी 40 से 42%, ऑप्शन सी 18 से 20%, ऑप्शन डी 10 से 11%। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायु गैसें मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है आपकी, कौन सी, जो आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन करीब जो है 78% होती है। क्या होती है? 78% होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन के बाद जो नंबर आता है वो आता है ऑक्सीजन का, O2 जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन मतलब नींद में जैसे इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो करीब 20.94 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे तो होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन होता है, और इस आर्गन का जो परसेंटेज है वो करीब 0.93% है। बात क्लियर है? इसके बाद आपका नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड की जो 0.03% पाई जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट भैया? नाइट्रोजन का जो आप परसेंटेज देख पा रहे हैं वो है करीब 78 से 79%। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। क्या है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी आपका है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी आपका है दक्षिणी अमेरिका। बात क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं इस आप कौन सा किस नंबर पे स्थान है, तो सबसे पहले जो है जो नंबर पे आता है वो आता है आपका एशिया। कौन आता है? एशिया आता है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है अफ्रीका। क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका।
और अगर तीसरे नंबर पे आना हो, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आना हो तो आपका आ जाता है उत्तरी अमेरिका। कौन आ जाता है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है। ठीक, फिर अगर बात करते हैं चार नंबर की, तो जैसे 4 नंबर पे जो है दक्षिण अमेरिका आता है। क्या आता है, दक्षिण अमेरिका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें 5 नंबर की, तो ये आ जाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आ जाता है। उसके बाद बात करें 6 नंबर की, तो ये आ जाता है यूरोप। क्या आ जाता है, ये यूरोप आ जाता है। और उसके बाद सबसे 7वां जो सबसे छोटा जो है वो आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो है चौथा महाद्वीप की बात करें अगर, तो भैया चौथा महाद्वीप जो है ये आपका दक्षिणी अमेरिका आता है। बात क्लियर है, कौन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में माना जाता नहीं है। क्या प्रश्न पूछा, वाह, माना जाता नहीं है। बताओ भैया, परिवार वंश, नवेधवा वंश, इसको जाति संघ या गैर सरकारी संगठन या जो है विधानमंडल। ठीक है, तो भैया देखिए अगर हम इसकी बात करें तो नागरिक समाज के रूप में जो है, जैसे अगर नागरिक समाज का निर्माण कैसे होता है ये भी डिपेंड करता है। तो भैया जो नागरिक समाज का निर्माण होता है ये आपके जो है जाति संघ से हो जाता है, परिवार संघ से हो जाता है। और उसके बाद जो है हमें अगर हम आगे बात करें जैसे जाति संघ, ठीक है, जाति संघ अलग मुद्दा है। ठीक है, परिवार हो गया, वंश जात संघ हो गया। और गैर सरकारी संगठन जैसे विधानमंडल की बात करें तो ये जो है इसमें यहाँ से जैसे ये मान लीजिए ये व्यक्ति हैं। ठीक है, ये एक नागरिक समाज है। क्या है, समाज है, ये नागरिक का नागरिक दोनों का। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जैसे अगर हमको इलेक्ट करना है तो हम किसी इसमें से एक व्यक्ति को उठाएंगे और यहाँ कहाँ भेज देंगे, ये भेज देंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, यहाँ से एक आदमी उठाए हम भेज दिए कहाँ पे, जो हमारे विधानसभा यहाँ पे भेज दिए। हमारे पास पावर बहुत सारी है। तो इसमें जातीय संगठन जैसे अब बात करें अगर इसमें नागरिक समाज का रूप तो ये भी है, लेकिन विधानमंडल इसका रूप नहीं, क्योंकि इसको जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं इनको हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा नेतृत्वकर्ता होते हैं। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न लेते हैं। 17 नंबर क्या है भैया, निम्न में से किस पर्वतीय चोटी को सबसे कम माना गया है। ठीक है, तो ये बताइए। देखिए अगर इसकी बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है कामेर पर्वत, ऑप्शन डी है आपका मुकुट पर्वत। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंचाई पर्वतीय चोटी की, तो एक तरफ से लिख लेते हैं। सबसे ऊंचा जो कंचनजंगा आपका है, जो हिमालय पर्वत है उसकी एवरेस्ट चोटी के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो आपका कंचनजंगा का आता है। कितना होता है भैया, तो 8586। कितना, 8586 होता है। बात क्लियर है। अगर हम बात कर दें नंदा देवी की, तो जो नंदा देवी हैं वो करीब जो है 7816 मीटर है। कितनी, 7116। ठीक है, तो इसमें ये आपका नंदा देवी जो है ये आपका 7816 किलोमीटर है। ठीक, फिर उसके बाद बात करें अगर हम कामेर पर्वत की तो 1070 वहाँ पे है। ठीक है, सॉरी कामेर की बात करें 7756 मीटर है। 7756 ये कामेर पर्वत की ऊंचाई है। और मुकुट की बात कर दें तो यहाँ पे 7242 है। बात क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें सबसे कम जो ऊंचाई है पूछा हम सबसे क्या, सबसे कम ऊंचाई जो मुकुट पर्वत की है अगर ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, मुकुट पर्वत की ऊंचाई जो है ये सबसे कम है, करीब 7242 मीटर। सबसे हाईएस्ट पूछे अगर भारत में पूछे तो आपका वही K2 गार्डविन ऑस्टिन को बोलते हैं। ठीक है, ये है। अब अगर पूर्णतः पूछ ले तो भैया ये तो उसके बाद नंदा देवी आता है। ठीक है, जैसे ये तो आपका अफगानिस्तान में कवर करता है और ये क्यों पूर्णतः भारत में है तो ये आपका नंदा देवी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर लेते हैं। 18 नंबर क्या भैया, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जो जिसमें दिन रात लंबाई में अंतर जो है वो सर्वाधिक आता है। ठीक है, ऑप्शन ए संक्रांति, ऑप्शन बी अपसौरिक, ऑप्शन बी पूर्ण सौरिक, ऑप्शन डी आपका है कोई नहीं। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो संक्रांति इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संक्रांति जो है यह एक खगोलीय घटना है। कैसी घटना है, खगोलीय घटना है।
ठीक, जो आपका ये है अब संक्रांति ये खगोलीय घटना है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे 21 जून को सूर्य, जैसे ये कर्क रेखा आपकी है, ये कर्क रेखा है, ये सूर्य है, ठीक है। तो ये जो सूर्य है ये कर्क रेखा पर, किस पे, कर्क रेखा पर, यहाँ लिख दे रहे हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा पर ऐसे पड़ता है और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। तो अब इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें वो ये कहा जाता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और जो है इस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है भैया, ठीक। उसके बाद बात कर लें, अगर हम जो है और बात कर लें तो आगे चल करके, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि भैया 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, घर की सारी महिलाएं जो भीड़ देने जो ठीक है। ऐसा 22 दिसंबर जैसे 21 जून और 22 दिसंबर याद कर लीजिएगा, 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है। ये दोनों तिथियां याद रहे आपको। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे चल करके जो है फिर जैसे दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की बात करें सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संक्रांति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 19 नंबर आपका है, निम्न में से किस योजना को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मेरा गांव मेरी धरोहर स्थल, व्यसन मुक्त अमृतकाल, उसके बाद आपका सागर समृद्धि योजना, मिशन मिहिर, ठीक, मिशन मिहिर आपका है। तो मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसे इसकी हम बात करें कि मिशन मिहिर जो है ये किसने शुरू किया है? तो मेहर जो ये शुरू किया है बिजली मंत्रालय ने शुरू किया। किसने? बिजली मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है, बिजली मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें जो एक राष्ट्रीय मिशन है, जैसे जो मिहिर लिखा है, मिहिर का मतलब होता है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई कम्पैक्ट रिसर्च, ठीक है। ये 2023 से लेकर के 2028 तक चलाया जाएगा। कब से? 2023 से लेकर के 28 तक चलाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं सागर समृद्धि योजना की। तो भैया जो सागर समृद्धि योजना है, सागर समृद्धि योजना पूछा जाए किस कौन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो ये बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, बंदरगाह व जहाज रानी मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। अपशिष्ट धन के पहल में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। व्यसन अमृतकाल की बात कर दें तो बाल अधिकार संरक्षण के द्वारा जो है ये किया जाता है, NCPCR के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है बात करें अब मेरा गांव मेरा धरोहर पहल, तो इसको जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, ये हुआ अमित शाह जी के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। और इस मतलब इस जो धरोहर स्थल है इसमें करीब 6.5 लाख लोगों को सांस्कृतिक रोजगार देने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो जाएगा मेरी पहल, मेरे गांव मेरी धरोहर मेरी पहल, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वें नंबर चलते हैं। क्या भैया? हाल ही में मंगोलिया और भारत के बीच जो है निम्न में से कौन सा संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? नोमैडिक एलिफेंट, साल्वेक्स, एकता अभ्यास, जीमैक्स। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मेरे दोस्त एक हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जीमैक्स किसके बीच होता है, तो भैया जो जीमैक्स है ये भारत और जापान के बीच होता है। किसके बीच? भारत व जापान के बीच, ठीक, भारत व जापान के बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये एकता अभ्यास की बात कर लेते हैं। भैया एकता अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव की सेना, कहाँ पे? भारत व मालदीव, ठीक है। साल्वेक्स की बात करें तो जो साल्वेक्स है ये आपका भारत और जो साल्वेक्स है, जैसे आपसे पूछे कि साल्वेक्स किसके बीच होता है, तो भारत और अमेरिकी नौसेना, भारत व अमेरिकी नौसेना के द्वारा जो है होता है, ठीक है।
अगर हम बात कर लें नोमैडिक एलिफेंट की, तो भैया नोमैडिक एलिफेंट जो है ये होता है आपका भारत और मंगोलिया के बीच। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।